हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ की एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान। तो जैसा कि पहला चैप्टर आप देखेंगे, इस चैप्टर का नाम ही है सामाजिक विज्ञान क्यों। तो समझने वाली बात है, सामाजिक विज्ञान मतलब एक ऐसा विज्ञान जो आपको समाज के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अब सवाल ये बनता है कि समाज कैसे बनता है। जब विभिन्न व्यक्तियों के समूह, जाति, धर्म, संप्रदाय, सब लोग मिलके आपस में एक समाज का, एक समूह का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब, जब अगर एक व्यक्ति है तो वो एक व्यक्तिगत इकाई है, और यदि उसी व्यक्ति के रक्त संबंध के बहुत से लोग हैं तो वो एक परिवार है। जब कई परिवार मिल जाते हैं तो वो एक जाति या कुल है, एक समूह है। जब अलग अलग समुदाय या अलग अलग संप्रदाय एक साथ रहते हैं तो वो एक कबीला बनने लगता है, और धीरे धीरे इनके आपस में परस्पर अंतर क्रिया से ही समाज का निर्माण होता है। समाज एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है। समाज कोई भी ऐसा समूह नहीं है कि जिस एक समूह को आप समाज कह पाए। इंसानों के विभिन्न जब लोग इकट्ठा एक साथ होते हैं वही समाज बनते हैं, और उनकी ही नियम, नीति, परंपराएं, परिपाटी आपस में समाज का निर्माण करती है। ठीक इसी तरह इसमें लिखा है सामाजिक विज्ञान। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर है, ये समझने वाली बात है। विज्ञान हमेशा तथ्यों के आधार पर परिणाम देता है। क्या कहने का मतलब है, आप विज्ञान में किसी भी चीज को तथ्यों के आधार पर वेरीफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर किसी चीज को आपने देखा, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स हो गया या कोरियोलिस फोर्स हो गया। ग्रेविटेशन फोर्स में आपको पता है कि कोई भी चीज अगर मैं इस पेन को छोड़ूंगा तो ये नीचे ही गिरेगी, ये ऊपर नहीं जाएगी। तो अगर ग्रेविटेशन का फॉर्मूला दिया गया तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर न्यूटन के लॉज दिए गए तो आप उन्हें अप्लाई करके जस्टिफाई कर सकते हैं। साइंस में किसी भी चीज को ठोस प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया जाता है, जबकि सामाजिक विज्ञान एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर कोई भी चीज सिद्ध नहीं है। समाज के भीतर होने वाली किसी भी गतिविधि को आप किसी ठोस तर्क या प्रमाण के साथ उस चीज को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। यही फर्क है सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में, क्योंकि जहाँ भी मानव शामिल होगा, जहाँ भी इंसान होगा, तो उसकी जो गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप है, वह अत्यंत जटिल है। ऐसे में आप उसको किसी निश्चित परिपाटी में नहीं बांध सकते हैं। इसीलिए इसका नाम सामाजिक विज्ञान है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होगा। जैसे सामाजिक विज्ञान में अगर हम पहले पे देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है भारत एवं विश्व। जब हम मैपिंग पढ़ेंगे तो इसको हम काफी डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे। भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में, इसने केवल भारत की बात नहीं। कहने का मतलब, जब हम मानचित्र पढ़ेंगे तो समस्त महाद्वीपों और महासागरों का अध्ययन करेंगे। उसके साथ ही हम विभिन्न महाद्वीपों में जो जो देश पाए जाते हैं, उन देशों का, उनकी राजधानी का, उनके मध्य के संबंधों का और आपस में होने वाले अंतर क्रियाकलापों का अध्ययन हम डिटेल में करेंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पर कहा है भारत एवं विश्व। तो भारत देश है, और जब विश्व की बात कर रहा है तो विश्व में सम्मिलित सभी देश हैं, लेकिन उसका अध्ययन हमें भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में करना होगा। नीचे लिखा है भूभाग एवं उनके निवासी। कहने का मतलब है, जब वो भूभाग कह रहा है तो हर जगह का भूभाग विभिन्न है। अब सवाल ये आएगा कि भिन्न कैसे है।
इसको जानने के लिए हम अक्षांश पढ़ेंगे, देशांतर पढ़ेंगे, वहाँ पाए जाने वाले मौसमों को पढ़ेंगे, वहाँ रहने वाले लोग किस तरह की गतिविधि करते हैं उसको जानेंगे। इससे हमें पता चलेगा खास तौर पर किसी भी भू आकृति का निर्माण जितनी भी प्राकृतिक गतिविधियां हैं उनके कारण होता है। जैसे अगर वर्षा हो रही है तो उसका जो पानी है कहीं जाकर इकट्ठा होगा, तो उससे आपका झील बन जाएगी, नहर बन जाएगी। और जो ग्लेशियर का पानी है वो पिघलते हुए आएगा तो उससे आपकी नदी बन जाएगी। जब नदी, झील, तालाब, तलैया, नहर सब कुछ सम्मिलित होकर एक जगह जाएगी और गिरेगी तो वो आपका समुद्र बन जाएगा। समुद्र से ही पानी वाष्पीकृत होकर के वापस मैदानी भाग में आएगा और उससे भूभाग का निर्माण होगा। तो कहने का मतलब भूभाग जो भी है, ये जो भूभाग दिया है ये हर जगह का भिन्न होगा। और उसके भिन्नता के कारण क्या है, अक्षांश, ऊंचाई, जलवायु, देशांतर, इन सब चीजों का हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे, भारत के संदर्भ में भी और विश्व के संदर्भ में भी। जब हम जलवायु पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि विश्व में होने वाले किसी भी तरह के परिवर्तन या एल नीनो या ला नीना के कारण भारत की जलवायु किस तरह प्रभावित होती है। उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका के बीच समुद्र में होने वाली हलचल किस तरह से आपकी बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को प्रभावित करती है। ये सब चीजें हम मैप के माध्यम से भी समझेंगे और जब हम चैप्टर में जाएंगे तो भी डिटेल में समझेंगे। तो ठीक यहाँ पर कहा है भूभाग एवं उनके निवासी। उनके निवासी कहने से क्या मतलब है? इसका स्पष्ट मतलब है कि जिस भी जगह जैसी भूभाग होगा उसके अनुसार ही निवासी बसते हैं। उदाहरण के लिए हमेशा से नदी के किनारे ही किसी भी प्रकार की सभ्यता या संस्कृति का विकास होता है। वो आपका माया हो, का हो, हड़प्पा सभ्यता हो, मोहनजोदड़ो हो, या आप वर्तमान में भी देखेंगे तो भारत में जो अधिकांश जनसंख्या है वो मैदानी भाग में पाई जाती है। मैदानी भाग से मतलब वो है कि जहाँ पर नदियाँ आकर एक समतल रूप धारण करती हैं, क्योंकि मैदानी भाग में जल की उपलब्धता होती है, साथ ही फसल उगाने के लिए, कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र होते हैं। तो ऐसी जगह पर आराम से खेती की जा सकती है, गुजर बसर किया जाता है, किसी तरह की प्राकृतिक आपदा का भय नहीं होता। तो अधिकांश जनसंख्या ऐसी जगह पर बसना पसंद करती है। इसीलिए निवासी से यही मतलब है कि भूभाग का सीधा संबंध निवासियों से है। क्या कोई व्यक्ति ऐसी जगह रह सकता है जहां का टेम्परेचर एक्सट्रीम कंडीशंस में हो? उदाहरण के लिए क्या कोई अलास्का में जाके रह सकता है? क्या कोई अंटार्कटिका में जाकर के रह सकता है? जब हम मैप पढ़ेंगे तो इन चीजों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। वहां पर डेंसिटी क्यों नहीं पाई जाती, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि वहां का क्लाइमेट इस तरह का नहीं है। या हम ऐसे क्षेत्र जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहां पर भूस्खलन ज्यादा होता है, जहां पर लगातार वर्षा अधिक होती है, क्या वहां पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है? या उन जगहों पर जहां पर मरुस्थल है और जहां पर तापमान बहुत अधिक है, क्या ऐसी जगहों पर जनसंख्या रह सकती है? तो मेरा जवाब है नहीं। इसीलिए स्पष्ट तौर पर लिखा है कि भारत एवं विश्व के संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ भूभाग एवं उनके निवासी जो कि एक दूसरे से संबंधित हैं, तो इन्हें हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक उसी तरह जो चीजें मैंने आपको शुरू में बताई, यहाँ पर दिया है महासागर एवं महाद्वीप। तो जब हम सारे महासागरों को पढ़ना शुरू करेंगे मैप के माध्यम से, तो हमें पता चलेगा उसका स्पष्ट जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही महाद्वीप है तो कहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है, कहाँ पर कम है, किन देशों का आधिपत्य या प्रभुत्व है, और किन देशों ने दूसरे देशों को उपनिवेश बनाया। तो कहने का मतलब, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है, हाउ टू अप्रोच सोशल स्टडीज में मैंने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बताया था, वो अप्रोच आपका यहाँ पर भी काम करेगा। क्योंकि जब आप भूगोल पढ़ेंगे तो भूगोल के महाद्वीप और महासागर पढ़ते पढ़ते आप अपने आप इतिहास में चले जाएंगे कि कब ऐसा हुआ था कि अफ्रीका से मजदूरों को ले जा करके अमेरिका में बेचा गया था, या विभिन्न देशों में कॉफी के बागानों में काम करने के लिए मानव को गुलाम बना के बेचा गया। जब आप गुलामी पढ़ेंगे तो गुलामी पढ़ते पढ़ते आप उसके संघर्ष और क्रांति पढ़ने लगेंगे, और उसके बाद स्थापित होने वाले पुनर्जागरण युग के बाद स्थापित होने वाले लोकतंत्र के बारे में आप पढ़ेंगे।
तो ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते आप हिस्ट्री में जाएंगे, हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आप पॉलिटी में चले जाएंगे। जब एक लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी तो एक देश को बनाए रखने के लिए जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था की जरूरत होती है वो पढ़ते हुए आप इकोनॉमिक्स में। तो ये है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, और इसके साथ ही हम सोशल स्टडीज में आगे बढ़ेंगे। तो ये था महासागर एवं महाद्वीप। साथ ही स्थल रूप एवं जीवन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हर जगह पर वहाँ की प्राकृतिक दशाओं के कारण वहाँ का स्थल रूप भिन्न होता है, चाहे वो महाद्वीप हो या महासागर हो। उस स्थल रूप की भिन्नता के अनुसार ही वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं या रहने योग्य दशाओं के आधार पर ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, ये भी वही बात कह रहा है कि हर जगह भारत में हो, विश्व में हो, जहाँ की जलवायु भिन्न है, जहाँ की परिस्थितियां भिन्न हैं, वहाँ पर लोगों की जो रहने की परिस्थितियां या दशाएं हैं वो अलग अलग होगी। ऐसे में उन स्थानों की स्थिति का हम अध्ययन करेंगे। तो ये हम भूगोल विषय में करेंगे। सामाजिक विज्ञान क्यों में ये हमारा भूगोल विषय से संबंधित था। अब हम आगे आते हैं। हमारा भाग ख है, इसका नाम है अतीत के चित्रपट। जैसा कि पता चल रहा है, अतीत के चित्रपट, चित्रपट का मतलब होता है किसी भी तरह का फ्रेम, किसी भी फ्रेम में या सांचे में ढाल करके उसी चीज को देखना या समझना। अतीत से मतलब है जो हमारा पास्ट है, जो बीत चुका है। तो अपने ही पास्ट को एक फ्रेम में रख कर के देखना, ये समझना कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारी प्रजाति क्या है, हम ऑस्ट्रेलोपिथिकस से होते हुए होमिनाइड से होते हुए होमो हैबिलिस से होते हुए अभी वर्तमान में क्या है, होमो इरेक्टस कौन थे। इन सारी चीज़ों को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो हमें पता चलेगा। जब हम अतीत की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारा उद्भव कैसे हुआ, उस दरमियान हमारा समाज कैसा था, उस दौरान राजा कैसे थे, उनकी प्रशासनिक शैली कैसी थी, उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, अर्थव्यवस्था को किस तरह से संभाला जाता था। इन सभी चीजों का हम धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना शुरू करेंगे। इसीलिए कहा है अतीत के चित्रपट, मतलब अतीत को एक फ्रेम में रखकर हमें समझना होगा। आगे हम जाते हैं तो कहा है इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। समय रेखा से मुख्य तौर पर मतलब है कि अगर हम समय रेखा बनाने का प्रयास करें, जैसे उदाहरण के लिए ये एक समय रेखा है और दूसरी समय रेखा ये है, एक भारत के संदर्भ में है और एक विश्व के संदर्भ में है। तो भारत और विश्व के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता से लेके जो जितनी भी चीजें हैं उनको हम प्राचीन में बांटेंगे, फिर हम मध्यकालीन में बांटेंगे और उसके बाद हम आधुनिक में बांटेंगे। तो इनको 3 भाग में हम विभाजित करके पढ़ेंगे। ये बात हो गई भारत के संदर्भ में। लेकिन जिस समय क्या भारत में कोई घटना घटित हो रही थी उस पर क्या किसी तरह का प्रभाव वैश्विक घटनाओं का पड़ रहा था, हाँ या नहीं? तो इसे समझने के लिए हम इसके समानांतर विश्व का अध्ययन भी करेंगे। कहने का मतलब अगर ब्रिटेन में या यूरोप में पुनर्जागरण का दौर आया जहां से लोगों के जीवन में वैचारिक परिवर्तन हो रहा था, क्या वो परिवर्तन भारत के संदर्भ में भी प्रासंगिक था? क्या इंग्लैंड में होने वाली औद्योगिक क्रांति का प्रभाव भारत में पड़ रहा था? क्या यहाँ से जो धन है, जो पैसा है, उसका जो बहिर्गमन हो रहा था उसका संबंध किसी तरह से है? तो जब हम अतीत का अध्ययन करेंगे तो इसे प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक में बांटेंगे। साथ ही साथ भारत एवं विश्व के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हुए इतिहास को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। साथ ही कहा है समय रेखा। तो समय रेखा का यही मतलब है कि आप समय के कालखंड में विभाजित करके चीजों को समझेंगे। इसके बाद कहा है उसके स्रोत। स्रोत से मतलब ये है
कि जब भी कोई संस्कृति होगी या सभ्यता होगी, उसकी अपनी कुछ इमारतें होंगी। अगर सीधी हम सामान्य भाषा में बात करते हैं, अगर हम आज से कुछ समय बाद लुप्त हो जाएं, एक्सटिंक्ट हो जाएं या गायब हो जाएं, तो जो हमने अपने आसपास जो घर बनाए हैं, जिस तरह के बर्तन हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाना खाने के लिए जिस थाली का इस्तेमाल करते हैं, पानी पीने के लिए जिस बोतल का इस्तेमाल करते हैं, बाजार से सामान खरीदने के लिए जिन नोटों का प्रयोग करते हैं हम, या जिस भी तरह की हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है उससे संबंधित जिस भी तरह की संरचनाएं बनाई गई हैं, जैसे 3 शेर का बना होना, 3 शेर वाले स्तंभ का होना, अशोक चक्र का होना, या आपका वॉर मेमोरियल का होना, जितनी भी तरह की हमारी संरचनाएं हैं, अगर कालांतर में ऐसा कुछ होता है तो आगे आने वाली नस्लें हमें किस तरह से देखेंगी, ये एक ज्यादा बड़ा सवाल है। ठीक उसी तरह जो भी सभ्यता या संस्कृति लुप्त हो गई, जब हम उनके संदर्भ में जानने का प्रयास करते हैं तो हम पुरातात्विक खोज करते हैं। पुरातत्व का मतलब है वो अवशेष जो कालांतर में पीछे रह गए। कहने का मतलब उस सभ्यता एवं संस्कृति के लोग, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो या कुछ और हो, कुछ भी हो, वहां पर लोग किस तरह के बर्तन इस्तेमाल करते थे, मृद भांड कैसे थे, शिकार करने के लिए किस तरह का हथियार उनके पास था, क्या उसके आगे का हिस्सा पहना था या भौड़ा बना हुआ था, किस तरह के वो सिक्के इस्तेमाल करते थे। इस तरह की सारी चीजों को जब हम एक साथ इकट्ठा करके पढ़ते हैं तो वो हमारे सब कुछ स्रोत बन जाते हैं। मुख्य तौर पर उस समय में किस तरह का लेखन था, किस तरह की पुस्तकें थी, इन सारी चीजों को जब हम पढ़ेंगे तो वो हमारा आएगा स्रोत के टॉपिक में। तो ये है अतीत के चित्रपट, मतलब जब हम एक फ्रेम में इतिहास को पढ़ेंगे तो हम इसे एक कालखंड में बांटेंगे। कालखंड में बांटने के बाद उससे संबंधित स्रोतों का अध्ययन हम लोग करेंगे। इसके बाद आते हैं इंडिया अर्थात भारत। मतलब जब हम इतिहास को पढ़ेंगे तो मुख्य तौर पर भारत को ज्यादा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे अंग्रेज इस देश में आए, कैसे एक छोटी सी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि व्यापार करने के लिए भारत आई थी और धीरे धीरे करते हुए उसने एक साम्राज्य स्थापित कर लिया और उसने भारत को उपनिवेश बनाकर उसका शोषण करना शुरू कर दिया। जब हम और आगे गए तो कैसे हमें आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई, लोकतंत्र की स्थापना के बाद आज इतने वर्षों तक हमने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, वो हम भारत के संदर्भ में इतिहास को पढ़ते हुए आगे तक आएंगे। साथ ही भारतीय सभ्यता का प्रारंभ कैसा हुआ, ये जब हम कालखंड में पढ़ेंगे तो इसको भी हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे। साथ ही जब हम सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे होंगे तो हम डिटेल में जाएंगे कि समाज वर्तमान में कैसा है, वर्तमान में समाज में किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, क्या जो परिवर्तन वर्तमान में समाज में हो रहे हैं वो भविष्य के लिए उपयोगी हैं या नहीं उपयोगी हैं। धीरे धीरे करके हम इसे एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी आप लोग इतना पढ़िए, जो भी आपको नहीं समझ में आता वो कमेंट सेक्शन में आकर पूछिए, बाकी हम इसी तरह कंटिन्यू करते हुए चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।